बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची यूनिवर्सिटी में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में और डॉक्टर इरफान असिस्टेंट प्रोफेसर फूड साइंस डिपार्टमेंट में, और हमारे साथ इस डिपार्टमेंट के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हमारे दरमियान मौजूद हैं। और आज हम मॉडर्न फूड टेक्नोलॉजी पे जो है डॉक्टर इरफान से जो है हम स्टूडेंट्स के साथ कुछ डिस्कशन करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि कराची यूनिवर्सिटी जो है मॉडर्न फूड जो है उसके ऊपर क्या काम कर रही है, और आपका डिपार्टमेंट और आप क्या काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच असद, आपने आज इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन के लिए का जो पैनल तश्कील दिया, और इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि लोगों के दरमियान एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, खासकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हवाले से। जो आपने बात की फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल है वो पाकिस्तान में किस तरह से आ रहा है। मैं थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकली बताना चाहूँगा कि फूड साइंस डिपार्टमेंट जो है वो 1994 के अंदर बाकायदा तौर पे सेपरेटली एक डिपार्टमेंट के तौर पे सिर्फ कराची के अंदर जो है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। इससे पहले ये डिपार्टमेंट अलग नहीं था। इनिशियली केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हो गए या इसी तरह से और जो अलाइड साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं वो इस टेक्नोलॉजी के अंदर डील किया करते थे। लेकिन 1994 के बाद से जब ये डिपार्टमेंट तश्कील हुआ, उसके बाद से जो स्टूडेंट्स यहाँ के पास आउट हुए, पहला बैच 1998 में निकला। उससे पहले लोगों को मॉडर्नाइजेशन के हवाले से, फूड मॉडर्नाइजेशन या फूड टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन के हवाले से इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ वजाहत करना चाहूँगा। मसलन अगर आज की आप इंडस्ट्री की बात करें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की, जिसमें चाहे बिस्किट इंडस्ट्री हो, कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री हो, तो देसी और होममेड तरीके से ये इंडस्ट्रीज चला करती थी। इनको इंडस्ट्री तो नहीं कारखाने कहा जाता था। जो आज के दौर के आपको इंडस्ट्रीज नजर आ रही है, बेसिकली कारखाने होते थे, और इनके चलाने वाले भी वही होते थे कि बड़ी बड़ी कढ़ाइयों के अंदर चीजें बन रही हैं, और उनकी जो कूलिंग टेक्नोलॉजी थी, ऐसी तरह से कहने को उनको जो पैक करने का तरीका कार था कि सिलाई जो है वो गर्म करके और प्लास्टिक की थैली के ऊपर लगाई जाती थी, तो ये पैकेजिंग मेथोडोलॉजी वगैरह इस्तेमाल होती थी। अब आज के दौर में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो खासकर कराची क्योंकि हब है, और पाकिस्तान में हम कहते हैं कि तकरीबन फूड की जो मॉडर्नाइज इंडस्ट्रीज हैं इनकी तादाद कम उमेश कोई 5000 के लगभग है। वैसे तो अगर हम छोटे इंक्रीज वगैरह के हवाले से बात करें तो सिर्फ कराची जैसे शहर के अंदर आपको 50,000 से ज्यादा जो है वो छोटी बड़ी ईटरीज और मुख्तलिफ जिसको हम कहते हैं बेकरियाँ हो गई, छोटे छोटे जो है वो नान बाइयों की दुकानें हो गई, ये सारी चीजें हम अगर लगाएं तो 60-65,000 जो है वो कराची के अंदर सिर्फ आपको जो है वो मिलेगा। अब सारा जो फोकस आता है कि मॉडर्नाइजेशन कहाँ तक हुई है, तो हम इस बारे में तो श्योर हैं कि 2 से 3 हज़ार इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में ऐसी हैं जो टोटली मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काम कर रही है, जिसका इम्पैक्ट हमें नजर आता है कि ओवरऑल अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में अगर आपको कोई चीज वाकई एक कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आ रही है तो वो आपको फूड रॉ इंग्रेडिएंट और फूड का पैकेज प्रोसेस प्रोडक्ट जो है, जिसमें आपको बेकरी आइटम्स भी नजर आएंगे, जिसमें आपको स्नैक्स प्रोडक्ट भी नजर आएंगे, इस तरह की जितनी भी फूड आइटम्स हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड कंट्री है और हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉब्लम ये रही है कि हमने मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स को बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं किया, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। तो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल की फॉर्म के अंदर ही जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा होता है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि हम जो वैल्यू एडिशन के साथ जो प्राइस किसी प्रोडक्ट की ले सकते हैं वो नहीं ले पा रहे होते। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम ये बात करें कि जो प्रोसेसिंग टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो उन इंडस्ट्रीज के आप एग्जांपल लें, आज वो अरबों का बिजनेस जनरेट कर रही हैं। तो बुनियादी रीजन जो है वो मॉडर्नाइजेशन एक्सेप्टेंस है। जिन छोटी इंडस्ट्रीज ने, जिन कारखानों ने इन मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स को, स्किल्स को अपने अप्लाई किया, आज वो आपको बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो नजर आएंगे। आप किसी की भी एग्जाम्पल उठा के देखें, पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े बड़े जो है वो आपको फूड के बिजनेस करने वाले नजर आएंगे, उन सब के अंदर एक बहुत बड़ा रोल जो है वो हमारी स्किल्ड फोर्स का है, जिसमें फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सर हमारे यहाँ 25 इयर्स हो गए हमारे डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश हुए हुए, लेकिन अभी तक हमारे जो है कॉमन मैन उसके अलावा जो बिजनेसमैन है या हमारी फूड कॉर्पोरेट्स हैं उनको तक जो है अवेयरनेस नहीं है। तो हमारा क्या रोल है कि हम जो है अवेयरनेस दें उनको, और किस तरीके से दें अपनी फील्ड के या फूड साइंसेस के बारे में। देखिए मैं आपको
पाकिस्तान से हट के इंटरनेशनल एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हमारी इंटरनेशनल एग्जाम्पल ये है कि दुनिया की 10 बड़ी इकोनॉमी की अगर आप एग्जाम्पल उठाएं, चाहे वो अमेरिका हो, जर्मनी हो, चाइना हो, इन 10 बड़ी इकोनॉमीज में से 6 बड़ी इकोनॉमीज याद रखिएगा वो हैं जो फूड का बिजनेस जिनका जो है वो मौजूद है, या जिसको आप कह लें कि फूड के इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, या जिनका एग्रीकल्चर जो है वो सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन 10 में से 6 कंट्रीज वो हैं जो एग्रो बेस्ड कंट्री कहलाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 70% हमारी जो हम कहते हैं पॉपुलेशन एग्रो इंडस्ट्री से वाबस्ता है, लेकिन हमने आज तक उसका बेनिफिट या पोटेंशियल नहीं उठाया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस फील्ड का निग्लेक्ट होना, क्योंकि लोगों को आज तक इस फील्ड के बारे में मुकम्मल तौर पे इसके असरार और रमूज कह लें उससे वाकिफ ही नहीं हो पाए, जिसके बाद हम ये कह सकें कि इस फील्ड का हमने इस पोटेंशियल का इस्तेमाल किया या नहीं किया। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इस 25 सालों के अंदर जिन इंडस्ट्रीज ने अपने इस पोटेंशियल को, इस फूड के बिजनेस के अंदर इस पोटेंशियल को, जिसमें स्किल्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फैक्टर इन्वॉल्व है, जिन्होंने भी इसको इस्तेमाल किया, आज आप उन इंडस्ट्रीज की एग्जांपल ले लें। सिर्फ कराची की मैं मिसाल दूंगा कि कराची के अंदर आपको 10 बड़ी जायंट इंडस्ट्रीज अगर आप फूड की निकाल के देखें, उन सब के अंदर आपको एक फैक्टर कॉमन नजर आएगा, और वो है हमारा फूड स्किल्ड वर्कर जो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बेसिक नॉलेज मेंटेन करता है, जिसने 20-25 सालों के अंदर इंडस्ट्री के वॉल्यूम को ना सिर्फ इन टर्म ऑफ देयर प्रोडक्शन इंक्रीज करवाया, बल्कि उनका जो रेवेन्यू और इकोनॉमी है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, जो खासकर हमारे इस मुल्क की इकोनॉमी का पार्ट बना हुआ है। सर, ये मेरी तरह के यहाँ पे जितने भी एमफिल या पीएचडी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे अपना रिसर्च कैरी आउट कर रहे हैं और नॉवेल वर्क जो है फाइंड आउट कर रहे हैं और इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो रिसर्च जो है वो आगे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ था, यानी कि मतलब लिमिटेड क्यों है? वो खाली रिसर्च हमारे डिपार्टमेंट तक या फिर लैब तक क्यों लिमिटेड है, या बहुत हुआ तो ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस, इसके अलावा कहाँ जाएगा रिसर्च? लेकिन मैं आपको इसकी दो तरह से जो है ना वो इसकी इंटरप्रिटेशन करूंगा। आपके क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है कि व्हाई वी आर नॉट कंज्यूमिंग आवर ओन रिसर्च, प्रैक्टिकल रिसर्च जो हमारे यहाँ हो रही है। पहली चीज ये है कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, हमारे अपनी जो एक तरह से कहने के जो नॉलेजेबल लोग हैं उनके ऊपर एक वो नहीं है, आप कह लें कि एक फेथ जो होता है किसी पे ट्रस्ट करना, ट्रस्ट वाली चीज का भी होगा हमें। देखिए बाहर क्या होता है, बाहर ये होता है कि अगर किसी भी चीज का इनपुट लेना हो, आज भी अगर आप एग्जांपल लें कि यूएसएफडीए अगर किसी चीज के हवाले से कोई प्लानिंग करती है, किसी किस्म की कोई रेगुलेशन करती है, तो उसकी बुनियाद यूएसएफडीए के लोग नहीं होते हैं, उसकी बुनियाद वो यूनिवर्सिटीज होती हैं जो अपनी रिसर्च कंडक्ट करके उसके आउटकम्स और उनके कंक्लूजन्स को यूएसएफडीए तक पहुंचाते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो तमाम की तमाम रेगुलेशन सेट की जाती है, पैरामीटर सेट किए जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री को जब कोई मसला आता है तो वो अपनी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की तरफ पता नहीं आने में डरता है या उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो यहाँ नहीं आते। उनके लिए आसान क्या है कि आप उस प्रॉब्लम को बहुत आसानी के साथ पे करके बाहर से उसका सोल्यूशन मंगवा लें और सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करें। दिस इज वेरी सिंपलेस्ट वे टू एग्जीक्यूट द आइडिया। लेकिन मेरे अपने ख्याल में कि वही काम जो लाखों करोड़ों रुपए में परफॉर्म किया जाता है, अगर हम लोकल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए या अपने यहाँ की मैन पावर को इस्तेमाल करते हुए उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ इन टर्म्स के हमारा एक बहुत बड़ा जो जर्रे मुबादला इस काम के लिए खर्च हो रहा है वो बच सकता है, बल्कि हमारी जो लोकल एक तरह से कहने की रिसर्च है उस रिसर्च को हम प्रमोट कर सकते हैं। अब देखिए इसका फायदा कहाँ से उठाया जा सकता है। इसका फायदा ये उठाया जा सकता है कि हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका बड़ा फौकान है। सबसे पहली चीज तो ये कि हमें जो स्टूडेंट पास आउट हो रहा है उसके दिमाग में बैठाना है कि नौकरी ही सब कुछ नहीं है। हमारे यहाँ एक चीज ये दिमाग में बैठ गई है कि जो भी कुछ है नौकरी है, नौकरी के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। जब तक कि एंटरप्रेन्योरशिप को हम अपनी स्टूडेंट्स की माइंडसेट में शामिल नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम इन चीजों का सोल्यूशन जो है कि इनका आउटकम्स जो है वो हम नहीं निकाल सकते। तो सब मेरी नजर में सबसे अहम तरीन बात यह है कि वी हैव पोटेंशियल, हमारे पास बेहतरीन किस्म की रिसर्च जो है वो परफॉर्म हो रही होती है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम उस रिसर्च को, उस प्रैक्टिकल रिसर्च को, उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट को, उस न्यूट्रिशनिकल प्रोडक्शन को जिसको हम अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं इस हालत के अंदर कि उनकी अपनी जिंदगियों के अंदर जो है
जिन बीमारियों के साथ हम डील कर रहे हैं उनको हम मिनिमाइज कर सके। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब अपनी पहली तकरीर दी तो उन्होंने जिस चीज का जिक्र किया था वो था माल न्यूट्रिशन के हवाले से। और इसी माल न्यूट्रिशन के हवाले से अगर आप दुनिया भर की जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज उठा के देखें तो माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने का कभी भी सोल्यूशन आपको बाहर की दुनिया से नहीं मिलता। माल न्यूट्रिशन कंट्रोलिंग हमेशा लोकल नेटिव सॉल्यूशंस के साथ की जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ 70 साल गुजरने के बाद भी हमें नहीं मालूम कि हमारे यहाँ के एलर्जन क्या है। मसलन पीनट का एलर्जन जो है, कॉर्न का एलर्जन जो है, ये तो हम यूरोप और अमेरिका से कहते हैं। क्या हमारे यहाँ भी उस एलर्जन लेवल का एफिकेसी लेवल वही है जो बाहर की दुनिया में है या हमारे लोगों से रेजिस्टेंट है? हमें तो ये डाटा भी अवेलेबल नहीं है। तो बुनियादी चीज ये है कि हमें फूड आइटम्स के अंदर जहां पे फोकस करने की जरूरत इस चीज की है कि हम इन चीजों को देखें कि प्रॉब्लम जनरेट कहां हो रहे हैं। उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जब तक हम नेटिव वे में, लोकलाइज्ड वे में अपने इस विद इन द कंट्री जब तक तलाश नहीं करेंगे, हम बैरूनी दुनिया के साथ कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते। जब हम खुद अपने आप को नहीं सुधार पाएंगे तो हम दूसरों को क्या सॉल्यूशन देंगे? तो सबसे पहली जरूरत इस चीज की है कि हम बजाय अब अपने उन लोगों पे इन्हिसार करने के जिसको हम कहेंगे जो इंडस्ट्री जायंट्स हैं, उनको भी तो कोई ना कोई नई राह मुतय्यन करनी है। तो लाजमी सी बात है कि जब आप कोई सोल्यूशन लेकर जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सोल्यूशन इतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट करें, सिवाय इसके कि अगर कोई बहुत जबरदस्त किस्म की चीज है तो उसको अपने तौर पे एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे लॉन्च करना, और खासकर जो लोग कुछ नया करने का सोच रहे हैं उनको मैं सबसे ज्यादा सजेशन ये दूंगा कि वो इस तरह की चीजों के अंदर इन्वॉल्व हो। तो खासकर एकेडमिया और इंडस्ट्री का एक लिंकेज बनाने के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर और इनका डिपार्टमेंट मौजूद है, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शियलाइजेशन। इसका बुनियादी मकसद बनाने का एचईसी की तरफ से ये है कि इंडस्ट्री और एकेडमिया के दरमियान जो एक खलीज है, एक गैप है, उस गैप को कम किया जा सके और इंडस्ट्री की जो रिसर्च है उसको हम अपने एकेडमिक्स के अंदर इन्वॉल्व कर सकें। वरना अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम रिसर्च वो करते हैं जिसका इंडस्ट्री में एप्लीकेशन नहीं है, और इंडस्ट्री को जो रिसर्च की रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं किए जा रहे होते। तो इस गैप को कम करने के लिए हमें बहुत सारे काम करने बाकी हैं। तो अगर ये स्टेप्स उठाए गए हैं तो यकीनन मैं इस फोरम के जरिए से मैं यकीनी तौर पर इस बात को कह सकता हूँ कि ये तमाम चीजें जो इंडस्ट्री के साथ अलग अलग चल रही हैं उसको एक रोड मैप पे लाने के लिए, एक ट्रैक पे लाने के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि हम उस सिम्त में अपनी रिसर्च करें जिस सिम्त में हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, ताकि वो तमाम चीजें जिसको हम लैक कर रहे हैं वो यहाँ पे हम ओवरकम कर सर एक मिसाल देखिए, हमारी जो है एंशिएंट ज़माने से चीज़ चल के आ रही है, हम स्वीट्स बनाते चले आ रहे हैं, ख़ासतौर पे इंडो पाक मतलब और बांग्लादेश तक। लेकिन सर मतलब एक जो हमारा डेवलप्ड कंट्रीज है, जो चॉकलेट्स को जो है उन्होंने पूरी दुनिया में फैला दिया और हम कैंडीज जो है वो खाते हैं और सब कुछ है, लेकिन हम अपनी मिठाइयों को जो है मॉडिफाई नहीं कर सके और उनको जो है वो कैंडी की सूरत नहीं दे सके। सर क्या मतलब और भी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, सिर्फ स्वीट नहीं है और हम उसको उस तरह से नहीं पेश कर सके दुनिया को जिस तरह से पेश होना चाहिए। तो मॉडर्न साइंसेस सर ये क्या किरदार अदा कर सकती है, खासतौर पे जो फूड टेक्नोलॉजी है? देखिए, मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूं। जो बात अभी आपने की है चॉकलेट कैंडीज के हवाले से और हमारे यहाँ की जो स्वीट्स हैं जिसको हम देसी स्वीट्स कह सकते हैं, मिठाइयाँ हो गई, ये अप्रॉक्सीमेटली अगर आप टाइम लगाएं तो इन दोनों प्रोडक्ट्स की, स्वीट्स में ही आते हैं, इन दोनों स्वीट्स की ओरिएंटेशन का टाइम एक ही जैसा है। अगर आप लगाएं यूरोप और अमेरिका के अंदर चॉकलेट की डेवलपमेंट का एक प्रोसेस था तो उनके यहाँ भी वही प्रोसेस था कि उन्हीं कढ़ाइयों के अंदर और उन्हीं चीजों के अंदर जो है वो चीजें बना करती थी, और हमारे यहाँ मिठाइयाँ भी उसी अंदाज में बना करती थी उन्हीं कढ़ाइयों के अंदर। आज वहां की चॉकलेट दुनिया में ना सिर्फ एक्सपोर्ट हो रही है बल्कि एक इंडस्ट्री का दर्जा रखती है, एक पूरी साइंसेस है। हमारे यहाँ बाकायदा तौर पे कन्फेक्शनरी साइंसेस, चॉकलेट साइंसेस, ये पूरी साइंस के तौर पर डील की जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब हम अपने देसी स्वीट्स की बात करते हैं, मिठाइयों की बात करते हैं, तो हमारे सामने उसकी कोई साइंटिफिक ऐसी नॉलेज अवेलेबल नहीं है सिवाय चंद एक एग्जांपल्स के कि अगर आप उसको उठा के देखें, कोई एक आध रिसर्च पेपर मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज इसके ऊपर बाकायदा तौर पे कोई साइंटिफिक आपको वर्क नहीं मिलेगा। बुनियादी वजह क्या है? Personally, I am involving in such type of the activities, especially to manufacturing of
दी देसी स्वीट्स। मैंने 2-3 इंडस्ट्रीज के साथ जो अच्छे बड़े काम, इंडस्ट्री कह लें आप कि जो अच्छे बड़े काम करने वाले हैं, मैंने उनके साथ मिलकर काम किया। मुझे जो प्रॉब्लम नजर आता है कि बॉक्स के अंदर बंद हो जाना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो मिठाई बनाने वाले जितने भी उस्ताद बैठे हुए हैं, कारीगर बैठे हुए हैं, उन कारीगरों का पूरा एक फैमिली सिस्टम है और उस फैमिली सिस्टम के मुताबिक वो काम करते हैं। मसलन एक बाप है तो उसके बच्चे, उसका भाई, उसके वालिद साहब, ये एक पूरी फैमिली है जिसका काम मिठाई बनाना है। तो एक पर्टिकुलर मिठाई मिसाल के तौर पे गुलाब जामुन बना रहे हैं। अब उस इंडस्ट्री के अंदर उसके अलावा कोई बंदा उस फैमिली के अलावा उस काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। जहां आप उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे वो छोड़ के चले जाते हैं। तो कोई भी कंपनी अपने जो है या कोई भी स्वीट बनाने वाला जो है, देसी स्वीट बनाने वाला, वो इतना बड़ा लॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है ठीक है जी, हमें तो काम ठेके पे कराना है, आप हमें गुलाब जामुन बना के दे दो, चमचम बना के दे दो, जो भी बनाना है बना के दे दो। अब उसका नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि हमारे पास एक फिक्स्ड R&D उसी माइंडसेट के साथ जो उस्ताद के दिमाग में है बस वही चलेगी। शुगर उसमें जितनी डलनी है, शुगर का अल्टरनेटिव कुछ यूज नहीं हो सकता। अगर उसने सर्फ डाल के मिठाई बनानी है तो वो सर्फ डाल के ही बनेगी, सर्फ का अल्टरनेटिव कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, गुलाब जामुन और चमचम, ये कराची जैसी जगह के अंदर जो है वो 2 आइटम्स ऐसे हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा मिकदार में तो सर्फ मिलाया जाता है और दूसरा इसके अंदर रनकाट, चमचम के अंदर रनकाट मिलाया जाता है, जो आमतौर पे सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह चीज है। मैदे की पूरी लाइनिंग्स को काट देता है और उसके नतीजे में अल्सर होने के चांसेस होते हैं। इस चीज को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है? जब तक कि उस पूरी रिसर्च को हम अपने यहाँ को अल्टरनेटिव, फूड ग्रेड अल्टरनेटिव प्रोवाइड ना कर दें। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी चीजें जो हैं वो खाने के काबिल नहीं है, बिल्कुल खाने के काबिल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गोरे ने तो अपनी इनोवेशन कर ली, उसकी तो मजीद इनोवेशन जारी है, लेकिन हमारे यहाँ की जो देसी या जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, हम उन लोकल प्रोडक्ट्स पे सिरे से साइंटिफिक काम करने को तैयार नहीं है। और अगर हम करने जाते नहीं हो साइंटिफिक काम को तो लॉट ऑफ हर्डल्स, यानी हमें इस चीज की सपोर्ट ही नहीं मिलती है कि अगर हम इस काम को एमफिल या पीएचडी लेवल के ऊपर एग्जीक्यूट करें तो ये एक बहुत बड़ा काम है। यानी आपने उसको मॉडर्नाइजेशन टेक्निक के ऊपर अगर ले जाना है, आपने मॉडर्नाइजेशन टेक्निक की शुरू में बात की थी, तो मैं सिर्फ इस एक इंडस्ट्री को अगर फोकस करके ये बात करूं तो हमारे यहाँ मिठाइयाँ टोटल जिस तरह से बन रही हैं वो हाथ से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, चाहे लच्छे वाली मिठाई हो, चाहे गुलाब जामुन हो, चमचम हो, किसी किस्म की कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं है, सबसे देसी लोकल टाइप की मैन्युफैक्चरिंग है। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कंजम्पशन अगर हम उठा के देखें तो इन्हीं चीजों की है। बड़े बड़े मिठाइयों के नाम वाले उठा के देख लें, सब इसी तरह से लेकर चल रहे हैं। तो हमें मॉडर्नाइजेशन के ऊपर शिफ्ट होने की जरूरत है, क्योंकि हमारा ये ऐसा आइटम है जो अमेरिका, यूरोप तक जो है वो एक्सपोर्ट होने के काबिल है। सिर्फ और सिर्फ हमें मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स एप्लीकेशन की जरूरत है कि जो प्रिजर्वेटिव एडिटिव डल रहे हैं उनकी क्वांटिफिकेशन, उनकी ग्रास लेवल पे मेंटेनेंस, जो जनरली रिकॉग्नाइज्ड सेफ काउंट होते हैं, जब तक कि हम इन तमाम चीजों को नहीं करेंगे तो हमारी इस मॉडर्नाइजेशन टेक्निक के ऊपर काम पॉसिबल नहीं है। और उसके बगैर हम अपने आप को दुनिया के साथ कंपीट नहीं करवा सकते, खासकर अपने इन देसी प्रोडक्ट्स या देसी आइटम्स के साथ जो हमारी इकोनॉमी को बूम दे सकते हैं, हमारी इकोनॉमी को एक शिफ्ट दे सकते हैं। तो हमारी इकोनॉमी जब तक शिफ्ट नहीं करेगी, जब तक कि हम इन सारी चीजों को जो है वो बड़े लेवल पर लेकर ना आ जाए। खासकर जैसे मैं जलेबी की एग्जाम्पल दूं तो जलेबी आज भी अगर कोई किसी गोरे को खिला दे तो पागल हो जाता है देख के, यार इसके अंदर ट्यूब में शीरा कैसे था। तो हालांकि जाहिर सी बात है कि जो बनाने वाले हैं उनको ये सारी चीजें मालूम है, लेकिन क्या है कि अगर हम उसके अंदर एक प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, अगर हम इसकी एक इस तरह की प्रेजेंटेशन जनरेट करते हैं जो दुनिया भर में रिस्पेक्टिवली हम उसको प्रेजेंट कर सकें, तो मेरा ख्याल है कि हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो लोकल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो रन होने के काबिल है। सर मैं आपकी इसी बात को आगे प्रोसीड करूंगी कि अगर हम अपनी इन्हीं मिठाइयों में जो है R&D अप्लाई कर दें और हम इसको इंडस्ट्री में लेकर आ जाएं, तो लेकिन हमारी इंडस्ट्री में तो ज्यादा अनएजुकेटेड स्टाफ होता है, तो हम उसको इसके अकॉर्डिंगली किस तरह से ट्रेन करेंगे? देखिए, एक चीज है इस आर्ट और एक चीज है नॉलेज होना। नॉलेज से कोई चीज आप प्रैक्टिकल शक्ल में नहीं ला सकते, ये भूल है। मैं वही एग्जांपल दूंगा कि मैं आपको यहाँ बैठ के साइकिल चलाने के 100 तरीके समझा दूं कि साइकिल चलती कैसे, साइकिल होती कैसी है, साइकिल पे बैठ के होगा क्या, वो सिर्फ साइकिल तक ही महदूद होगा, ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बात है। हाँ, अगर मैं उस साइकिल पे आपको बिठा के और एक बार साइकिल चलवा दूं तो जो इंटरनल फीलिंग्स आपकी होंगी उसको चलाने के लिए जो 10 बार आपका मोराल टूटेगा और 10 बार बनेगा,
और जिस अंदाज में आप अपने आप को बैलेंस करेंगे और करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप उस साइकिल के ऊपर जब गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये सवारी होती कैसे है। एग्जैक्टली हमारे साथ भी यही है कि जो आर्ट रखने वाले लोग हैं उनको नॉलेज नहीं है कि ये काम हो कैसा रहा है, क्योंकि उनके उस्ताद ने बता दिया ऐसे ही होना है तो ऐसे ही होना है। लेकिन जिसको नॉलेज है और उसके पास ये आर्ट आ जाए तो आप अंदाजा लगाएं कि वो अपनी किस पीक पर जा सकता है। वो काम जो बगैर नॉलेज के साथ इतना जबरदस्त आर्ट के साथ काम हो रहा है, अगर उसमें नॉलेज इन्वॉल्व हो गई तो उस आर्ट और नॉलेज का मिल जाना फिर उस प्रोडक्ट को क्या बना देगा। सर इनको किस तरीके से ट्रेन किया जा सकता है? अगर जो ट्रेन अगर है भी मतलब माशाल्लाह ये लोग जब फील्ड में आएंगे तो सर ये किस तरीके से इन लोगों से जो है ना काम निकलवा सकेंगे या ये फिट हो जाए और वो भी फिट हो जाए? इसलिए कि जो अभी आपने जिस चीज को पॉइंट को डिस्कस किया कि वो लोग जो है वो मॉडिफाई होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन माशाल्लाह ये लोग तो मॉडिफाई मतलब क्वालिफाइड हैं। तो ये क्वालिफाइड और मतलब जो ये जो मैच है ये कैसे जो है वो कवर होगा? देखें इस का जो ट्रांजिशन फेज होता है दुनिया भर में, ट्रांजिशन फेज इसी तरह से होता है कि जो आर्ट रखने वाले लोग होते हैं उनके साथ नॉलेजेबल पर्संस को मिला के और एक ग्रुप तश्कील दिया जाता है। उसमें ये होता है कि जो नॉलेज रखने वाले लोग हैं वो उस काम को सीख के उसमें मॉडिफिकेशन और इनोवेशन लेकर आते हैं और उस इनोवेशन को दोबारा से उन्हीं स्किल्ड लोगों के अंदर, उन्हीं आर्ट रखने वाले लोगों के साथ दोबारा से शेयर कर दिया जाता है। तो ये हमें एक माइंडसेट आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं हो सकता कि ओवरनाइट मैंने ये बात कह दी और कल मेरी ये बात किसी इस तरह के शख्स ने सुनी जो अपनी तमाम चीजों के बारे में बड़ा अबूर रखता था और कल मेरे पास आया कि जी मैं करने को तैयार हूँ और परसों आपको एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की इकोनॉमी में चेंज नजर आ गया। दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ ये जरूर है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस किस्म के टॉपिक्स को लोगों के सामने रख के उनके दिमाग में एक्सेप्टेबिलिटी जनरेट कर सकते हैं कि आपके इस आर्ट को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपके इस आर्ट में, आपकी स्किल में मजीद इजाफा हो जाएगा कि आप उस काम को एक नए रुख से मुतय्यन कर सकेंगे, आप उसको एक नई जहत पे पहुंचा सकेंगे, क्योंकि उसमें जो मॉडिफिकेशंस हैं, जो चेंजेस हैं, हो सकता है आप तो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते हो, 4 इंग्रेडिएंट मेरी थ्योरी के अंदर मौजूद हो, जिसको अगर हम डालें तो हो सकता है कि 10 मुख्तलिफ किस्म के नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाएं जो अभी तक आए हों। यानी कि सर जो स्किल और नॉलेज उसका मिलाप जो है वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और सिर्फ एक स्वीट की तो एग्जांपल आ गई, सिर्फ एक स्वीट इंडस्ट्री में नहीं बल्कि हमारे यहाँ की बेतहाशा इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, बेतहाशा लोकल प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ बड़े मकबूल हैं और उनका आप कह लेंगे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लोगों को पता ही नहीं है। वो प्रोडक्ट अगर यहाँ पे आके लोग टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं तो दे लाइक, लेकिन प्रॉब्लम सारा ये है कि उसमें कोई साइंस इन्वॉल्व नहीं है, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो तमाम चीजें जो हैं वो एक लेवल पे आके एक्सपोर्ट होने से रुक जाती है, क्योंकि एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी चीजें, वो आपको डिस्क्लोजर देना जरूरी होता है, उसमें सेफ्टी का बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है कि ये प्रोडक्ट खराब नहीं होगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जब तक कि हम स्टडीज नहीं करेंगे उस वक्त तक हम अपनी चीजों के लिए कभी भी मार्केट ओपन नहीं करवा सकते। सर बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे सर इस मॉडर्न ज़माने में और जब हम इतने पीछे रह गए हैं, सो मुझे एहसास है कि कराची यूनिवर्सिटी और आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और सर इस काम को जारी रखें। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।